सो एयर कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। अगेन अ सेंसरी ऑर्गन, वो सेंसरी ऑर्गन जो कि नर्वस इंपल्स जनरेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ सम स्टिमुलस। तो बच्चे वो स्टिमुलस जो है वो कौन कौन से स्टिमुलस को सेंस करता है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो एनालाइज करता है बेटा, तो वो है बैलेंस यानी कि स्टेटो एंड साउंड वाइब्रेशंस, एकॉस्टिक। सो बच्चे इसीलिए एयर जो है इट्स ए स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन, यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा सेंसरी ऑर्गन जो बैलेंस, बॉडी के बैलेंस स्टेट को और बॉडी के अलाइनमेंट को और साउंड वाइब्रेशंस को एनालाइज करता है। तो दो फंक्शंस हैं एयर के, बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करना है और दूसरा हमें लिसन करने में, यानी कि हमें ऑडिबल जो वेव्स हैं उन्हें सेंस करने में हेल्प करना। सो बच्चे अब इन दोनों फंक्शंस को एनालाइज कैसे किया जाता है, इसके कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो ये चीजें एनालाइज करते हैं, तो उसके लिए हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा एयर का स्ट्रक्चर। तो एयर का स्ट्रक्चर हमने देखा है ना, एयर पिन्नास हमें विजिबल है। तो मैमल्स यानी कि ह्यूमंस के केस में एयर पिन्नास प्रॉपर्ली डेवलप्ड होते हैं। तो एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल लेयर तीनों रहेगा ह्यूमंस के केस। तो वो तीनों पोर्शंस का स्ट्रक्चर कैसा है वो एनालाइज करते हैं। तो एक बार डायग्राम ड्रॉ करेंगे जिसमें मैं तीनों पोर्शंस दिखा रही हूँ, लाइक एक्सटर्नल लेयर, मिडल लेयर एंड इंटरनल लेयर। सो इट दैट्स द स्ट्रक्चर ऑफ एयर। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है जिसमें से ये यहाँ तक, इस मेम्ब्रेन तक एक्सटर्नल एयर, ये मिडल एयर है और बच्चे ये है इंटरनल एयर। इंटरनल एयर जो है वो सेंसरी पार्ट है बेटा, जहाँ से दो नर्व्स निकलती है, दैट इज ऑडिटरी एंड ट्रॉक्लियर नर्व। तो बच्चे ये दोनों नर्व्स जो है आगे इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे। सो अब वेस्टिबुलर नर्व और ऑडिटरी नर्व पास करने वाले स्ट्रक्चर से डील कर रहे हैं अब हम। तो सबसे पहले यहाँ तक वाला पोर्शन जो है, जो इस मेम्ब्रेन तक है, इसे एक्सटर्नल ईयर कह रहे हैं। ये पोर्शन, दिस पोर्शन जो यहाँ तक है, ये पोर्शन, ये मिडल ईयर है बेटा। एंड ये पोर्शन है बेटा इंटरनल ईयर। ठीक है, ये इंटरनल ईयर है। तो ये तीन पोर्शन है बच्चे हमारे पास। तो एक बार लेबल कर लेते हैं स्ट्रक्चर्स को। सबसे पहले हमारे पास एक्सटर्नल लेयर यहाँ तक है, तो इसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर है फ्लैशी लोब लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ पे इलास्टिक कार्टिलेज भी रहेगा, दैट इज एयर पिन्ना। एंड दिस स्ट्रक्चर, ये कैनाल जो आपको दिख रही है, ये कैनाल है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। ठीक है, सो ये हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स हैं जो एक्सटर्नल एयर में आएंगी, और अल्टीमेटली ये स्ट्रक्चर एक्सटर्नल एयर जो है वो एंड हो जाता है इनटू अ मेम्ब्रेन, दैट इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसे एयर ड्रम भी कहते हैं। ठीक है, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद ये आ जाता है मिडल एयर। ठीक है, जहां पे तीन बोन्स रहती हैं। हैमर शेप्ड डिस्क बोन, दैट इज मैलस। हमने कहा था लोकोमोशन एंड मूवमेंट में मैलस, इनकस और स्टेपस एयर बोन है, एक एक बोन हर एक एयर में। तो ये इनकस एंड दिस वन स्टिरअप शेप्ड स्टेपस, ये तीन बोन्स है मिडल लेयर में। और ये आपको कैनाल जो दिख रही है बेटा यहाँ पे, ये वाला कैनाल, दैट इज यूस्टेशियन ट्यूब। ये यूस्टेशियन ट्यूब है। और बच्चे ये यूस्टेशियन ट्यूब जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैनल आप कह सकते हो एयर बैलेंस बनाने के लिए। एयर बैलेंस बाय कनेक्टिंग एयर और मिडल एयर टू फेरिंग्स रीजन। तो फेरिंग्स रीजन के साथ इसे कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर एयर प्रेशर रहेगा, तो यहाँ पे भी एयर बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। तो इसीलिए ये फेरिंग्स रीजन के साथ इसे कनेक्ट करता है ताकि एयर बैलेंस मेंटेन रहे।
Now the next structure here, this portion is internal air. So internal air represents these semicircular canals. तीन semicircular canals है, this one और this one. ठीक है? तो semicircular canals and this one is cochlea. ठीक है? तो वेस्टिबुलर एपरेटस, सेमीसर्कुलर कैनाल्स और कॉक्लिया के बारे में आप यहाँ पे पढ़ोगे. ठीक है? तो ये पोर्शंस है. तो सबसे पहले मैं बात करने जा रही हूँ डिटेल में एक्सटर्नल एयर के बारे में कि क्या स्ट्रक्चर्स है और इनका फंक्शन क्या है. ठीक है? तो सबसे पहला एक्सटर्नल एयर जो एयर पिंडा से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है? तो सबसे पहले एक्सटर्नल एयर. ठीक है? तो एक्सटर्नल एयर में पहला स्ट्रक्चर फ्लैशी लोब जो हमें प्रॉपर्ली विजिबल रहता है, दैट इज एयर पिन्ना. तो एयर पिन्ना जो है इट्स अ लॉबुलेटेड स्ट्रक्चर, लोब्स में रहता है और ये लॉबुलेटेड स्ट्रक्चर जो है इट इज डिजाइन टू कंसंट्रेट साउंड वेव्स टुवर्ड्स दिस ओपनिंग. इस ओपनिंग की तरफ साउंड वेव्स को कंसंट्रेट करने में हेल्प करता है. तो बच्चे इट हेल्प्स in concentrating sound waves towards opening. ठीक है? यानी कि एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस की तरफ ये हमारे पास कंसंट्रेट करता है साउंड वेव्स को. ठीक है? तो बच्चे अभी ओपनिंग जो है इट लीड्स इनटू अ कैनाल. ठीक है? कैनाल छोटी सी कैनाल है. तो हमारे पास ऑडिटरी कैनाल है, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस के नाम से भी से जानते हैं. ठीक है? तो बच्चे इसकी तरफ कंसंट्रेट करेगा एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस. वैसे तो मीएटस टर्म जो है वो ओपनिंग को रिप्रेजेंट करता है. मीएटस मींस ओपनिंग. ठीक है? बट ऑडिटरी कैनाल को यहाँ पे ही मार्क किया गया है. ठीक है? ये ऑडिटरी कैनाल है. ठीक है? और ओपनिंग के बाद ये छोटी सी कैनाल होती है, फिर डिसकंटिन्यू हो जाती है, तो इसलिए एक कॉमन नेम से इसे ले रहे हैं हम. तो बच्चे इट्स अ कैनाल or passage for sound waves towards tympanic membrane. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की तरफ साउंड वेव्स को मूव करने में हेल्प करता है. लेकिन बच्चे एक चीज है, अगर ये ओपनिंग है, अगर ये पैसेज है बेटा, तो बच्चे ये पैसेज जो है इसमें बहुत सारी एयर जा रही है और इस दौरान बहुत सारे माइक्रोब्स और डस्ट जो होंगे वो भी पहुंचेंगे. और माइक्रोब्स और डस्ट का पहुंच रहा है यानी कि इंटरनली एयर जो है वो इंफेक्टेड हो सकता है. तो बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं. और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इतना सेंसिटिव है कि हम उसे कोई भी हार्म नहीं पहुंचाना चाहते. तो इसीलिए कुछ पर्टिकुलर अरेंजमेंट्स है इस कैनाल के अंदर. तो बच्चे इस कैनाल में वी हैव फाइन हेयर एंड सेरुमेन. सेरुमेन यानी कि वैक्स, जो कि सेरुमेनिक ग्लैंड्स रिलीज करते हैं टू ट्रैप माइक्रोब्स एंड डस्ट. माइक्रोब्स और डस्ट को ट्रैप करने के लिए वी हैव सेरुमेन एंड फाइन हेयर. तो ये ट्रैप कर लेते ताकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक कोई दिक्कत ना पहुंचे. ठीक है? सो ये है बेटा हमारे पास एक्सटर्नल एयर. ये और ये कंसंट्रेट करेगा साउंड वेव्स को यहाँ पे और यहाँ से एयर साउंड वाइब्रेट्स पहुंचेगी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक. ठीक है? तो बच्चे साउंड वाइब्रेशन बिल्कुल अंदर तक नहीं जाती, सिर्फ यहाँ तक जाती है जो बाहर से आ रही है. उससे ये किसी मतलब नॉर्मल वाइब्रेशंस की फॉर्म में खुद पास करता है, खुद वाइब्रेशंस क्रिएट करता है, फिर वो आगे पास करेगा एम्पलीफाइड फॉर्म में. बट जो नॉर्मल हमारे कान तक पहुंच रही है वो वाइब्रेशन यहीं पे आके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को इफेक्ट करती है. ठीक है? तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के आते ही हमारे पास एक्सटर्नल एयर जो है वो कंप्लीट हो जाता है और उसके बैक साइड से स्टार्ट होता है हमारे पास मिडल एयर. ठीक है? तो मिडल एयर की बात करते हैं. तो बच्चे अब हम बात कर रहे हैं मिडल एयर की. तो मिडल एयर वो स्ट्रक्चर है जहां पे कुछ बोन्स हैं जो साउंड वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करती हैं.
तो इसे स्टार्ट करने से पहले मैं एक स्ट्रक्चर ले रही हूँ, दैट इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इट वाइब्रेट्स ऑन रिसीविंग साउंड वेव्स। ये बहुत तेजी से वाइब्रेट करता है साउंड वेव्स को रिसीव करते हुए। ठीक है, साउंड वेव्स जैसे पहुंचेगी यहाँ पे ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। अकॉर्डिंगली किस कौन सी वेव्स कितनी इंटेंसिटी के साथ यहाँ पे रीच कर रही है। ठीक है, तो साउंड वाइब्रेट्स यहाँ तक पहुंचती है और फास्टली वाइब्रेट करता है। और वाइब्रेट करने के बाद बच्चे ये 3 बोन्स भी अकॉर्डिंगली वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, सो बच्चे हमारे पास सेकेंड है एयर ऑसिकल्स, जो मिडल एयर में प्रेजेंट रहते हैं। एयर ऑसिकल्स जो है वो हमारे पास पेयर्ड बोन्स है। ठीक है, जो हर एक एयर में एक एक रहेगी। तो एयर ऑसिकल्स जो है, सबसे पहला है मैलस, जो कि हैमर शेप्ड है। ठीक है, हिंज जॉइंट रहता है बेटा इनमें। ठीक है, इस तरीके से मूव करेंगी। अकॉर्डिंगली स्टरअप शेप जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से जुड़ा रहेगा, अकॉर्डिंगली मूव करता है। ठीक है, तो मैलस, इंकस, एनवल शेप्ड। ठीक है, एक टूल है एनवल। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। और थर्ड है स्टरअप शेप स्टेपस, सबसे स्मॉलेस्ट बोन, स्टरअप शेप। इनका स्ट्रक्चर जो है, इनका अरेंजमेंट जो है, हमने बेसिकली बात किया था लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। तो बच्चे अब ये बोन्स जो है मैलस, इंकस और स्टेपस, दे हेल्प्स इन एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड। तो बच्चे जैसे ही साउंड वाइब्रेशंस पहुंचती है मेम्ब्रेन के पास, तो वो सेम बोन्स के पास कर देता है, जो अकॉर्डिंगली मूव करती है। इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास हिंज जॉइंट रहेगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट रहेगा, जिसके अकॉर्डिंग बोन्स मूव करती है। तो मूव करने के बाद वो अपनी स्ट्रॉन्गली वाइब्रेशंस को पास करेगा पीछे से। ठीक है, पीछे तक, यानी कि इंटरनल एयर। तो हेल्प्स इन एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड। ठीक है, एंड sound ultimately reaches to further this internal air with the help of a window। तो बच्चे यहाँ पे ना कुछ विंडोज होती है, दो तरह की विंडोज है जो यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। एक ये जो स्टेपिस के एंड पे रहती है, जो इंटरनल एयर तक इनकी एम्पलीफाइड वाइब्रेशंस को पास करता है, दूसरी विंडो ये। ठीक है, तो बच्चे ये जो विंडो आपको दिख रही है, जो स्टेपिस के एंड में रहती है, इसे फेनेस्ट्रा ओवेलिस कहा जाता है। फेनेस्ट्रा ओवेलिस। तो फेनेस्ट्रा ओवेलिस की हेल्प से साउंड वाइब्रेशंस इंटरनली पहुंच जाती है। और दूसरी हमारे पास ये वाली विंडो है, जिसे फेनेस्ट्रा रॉन्ट्यूडा कहा जाता है। इसके बारे में भी बताऊंगी कि इसका काम क्या है। फेनेस्ट्रा रॉन्ट्यूडा। तो बच्चे ये दो विंडोज है, जिसमें से फेनेस्ट्रा ओवेलिस के थ्रू अब साउंड, जो एम्पलीफाइड साउंड है, वो इंटरनल एयर तक पहुंचती है। लेकिन इंटरनल एयर जो है वो पूरा सेंसरी स्ट्रक्चर है, बट वो कंप्लीटली साउंड को सेंस नहीं करता। साउंड को सेंस करने के लिए सिर्फ ये वाला पोर्शन है, दैट इज कॉक्लिया। ठीक है, सिर्फ कॉक्लिया है वो पोर्शन जो कि सेंस करेगा साउंड को। तो इंटरनल एयर तक कैसे पहुंच रही है और इस कॉक्लिया का अरेंजमेंट क्या है, इनका अरेंजमेंट क्या है, अब एक बार वो जानते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनल एयर। सो बच्चे आप इस इंटरनल एयर वाले पोर्शन पे फोकस करेंगे। ठीक है, इस इंटरनल एयर के बारे में बात कर रही हूँ, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए अब हम करेंगे कि कौन सा पोर्शन जो है वो क्या काम कर रहा है, किसका क्या फंक्शन है। ठीक है, तो जैसे हमने कहा कि अब जो वाइब्रेशंस है, यानी कि साउंड वाइब्रेशंस जो है वो इंटरनली पहुंच चुकी है। लेकिन स्टार्टिंग में एक चीज और डिस्कस किया था हमने हमने एक चीज डिस्कस किया था कि जो साउंड वाइब्रेशंस के साथ साथ इंटरनल एयर जो है, यानी कि हमारा एयर का स्ट्रक्चर जो है, वो एक और फंक्शन करता है, दैट इज बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने का, बॉडी इक्विलिब्रियम को एनालाइज करने का। तो बच्चे इसीलिए अब इंटरनल एयर में मैं कुछ पोर्शंस फोकस कर रही हूँ, सेमी सर्कुलर के नाम, और ये वाला पोर्शन भी है जिसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगी। ठीक है, और ये वाला पोर्शन कॉक्लिया। ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाइड और डिटेल्ड पार्ट दिखा रही हूँ आपको। तो बच्चे अभी सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं,
और अदर स्ट्रक्चर्स है जो इंटरनल एयर का हिस्सा रहते हैं बेटा। सो बच्चे थर्ड पोर्शन है इंटरनल एयर। ठीक है, इंटरनल एयर कुछ इस तरीके से रहेगा। पहले तो जैसे सेमी सर्कुलर कैनाल अकॉर्डिंगली थे, ठीक है, अकॉर्डिंगली सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल से, ठीक है, जैसे हमने कहा कि 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होंगी। ठीक है, हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स 3 हो गई। उसके बाद बच्चे ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर और ये दूसरा सैक लाइक स्ट्रक्चर। इसके बाद यहाँ पे आ गया कॉक्लिया। तो इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो हम इस स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे। तो मुझे ये जो आपको पूरा स्ट्रक्चर आपको एक्चुअली दिख रहा है ना, तो इसमें से इतने पोर्शन को आप कहते हो वेस्टिबुलर एपरेटस। ठीक है, वेस्टिबुलर एपरेटस। ठीक है, और बच्चे उसके ऊपर ये आपको दिख रहा है सेमी सर्कुलर कैनाल, और इसके नीचे वाला पोर्शन जो है ये है कॉक्लिया। दीज आर सेमी सर्कुलर कैनाल और ये दो स्ट्रक्चर्स में मार्क कर रही हूं, सेक्यूल एंड यूट्रिकल। ये आ गया कॉक्लिया। ठीक है, सो अब फर्दर इंटरनल एयर जो है उसका पहले एक अरेंजमेंट जो है वो डील करना, फिर इन स्ट्रक्चर्स की अब बात फर्दर बात करेंगे। तो बच्चे अब ये स्ट्रक्चर जो आपको देख रहे हो ना, ये हमारे पास लेबरिंथ और लिम्फेटिक अरेंजमेंट से बना है। सो बच्चे दिस इंटरनल एयर इज मेड अप ऑफ labyrinth filled with fluids। तो फ्लूइड से फिल्ड लेबरिंथ से बना है, और लेबरिंथ जो है वो दो तरह के होते हैं जो इसको बनाते हैं। एक है बोनी लेबरिंथ, दूसरा मेम्ब्रेनस लेबरिंथ। बोनी लेबरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेबरिंथ। ठीक है, तो बोनी लेबरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबरिंथ तो बिल्कुल ऐसा अरेंजमेंट है, ट्यूब विद इन अ ट्यूब आप कह सकते हो। जैसे बाहर वाला लेबरिंथ ये है अगर, तो इंटरनल लेबरिंथ ये होगा ऐसा लेबरिंथ। यानी कि हमारे पास दो लेयर्स आप कह सकते हो। ठीक है, तो जैसा जैसा शेप है अकॉर्डिंगली वैसा वैसा बाहर बोनी लेबरिंथ, तो वैसा वैसा इंटरनल मेम्ब्रेनस लेबरिंथ होगा। मतलब बाहर वाला स्ट्रक्चर, बाहर वाला पोर्शन बोनी अरेंजमेंट आप कह सकते हो, बोन लाइक, और अंदर वाला मेम्ब्रेनस लेबरिंथ, मेम्ब्रेन लाइक। ठीक है, तो बच्चे अगर हमारे पास ये बाहर वाला बोनी लेबरिंथ है, ये वाला मेम्ब्रेनस, और बच्चे ये बोनी लेबरिंथ जो है जिसमें हमारे पास ये मेम्ब्रेनस लेबरिंथ अरेंज है, उस बोनी लेबरिंथ जो एक्सटर्नल रहेगा इट रिमेन्स फिल्ड विद पेरीलिम्फ। ये पेरीलिम्फ से फिल्ड रहता है, मतलब बाहर की तरफ हमें पूरा पेरीलिम्फ दिखेगा, यानी कि पूरा फिल्ड है पेरीलिम्फ से। ठीक है, और इंटरनल अरेंजमेंट यानी कि एंडोलिम्फ है, उसके अंदर ये वाला पोर्शन जो मेम्ब्रेनस लिम्फ, ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये जो फिल्ड है अंदर, ये है एंडोलिम्फ। पेरीलिम्फ तो हमारे पास पूरा बाहर रहेगा ना, और मेम्ब्रेनस लेबरिंथ जो है वो इंटरनल रहता है,
and remains filled with endolymph. एंडोलिम्फ से फिल रहेगा, तो एंडोलिम्फ और बाहर पूरा पेरिलिम्फ, ठीक है। बोनी लैम्बरिन्थ फिल्ड विद पेरिलिम्फ, उसमें आ गया मेम्ब्रेनस लैम्बरिन्थ जो कि एंडोलिम्फ से फिल्ड है। तो ऐसा अरेंजमेंट हमें यहाँ पे दिखेगा इस इंटरनल लेयर में, ठीक है। तो बच्चे इंटरनल लेयर में कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट है, और इस अरेंजमेंट के साथ हमारे पास है कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे, यानी कि वेस्टिबुलर अपरेटस जहाँ से वेस्टिबुलर नर्व निकलती है, और दूसरा ये कॉक्लिया जहाँ से ऑडिटरी नर्व निकलती है। तो ऑडिटरी, वेस्टिबुलर और ऑडिटरी नर्व, ठीक है। तो बच्चे हमारे पास इस केस में दो पार्ट्स हैं जो कि बोनी और मेम्ब्रेनस लैम्बरिन्थ से बने हैं, और दो पार्ट्स में से हमारे पास पहला है वेस्टिबुलर अपरेटस, जिसमें आप सेमी सर्कुलर कैनाल्स तो सामने देख पा रहे हो, और उसके बाद सेक्यूल एंड यूट्रिकुलस, राइट। और उसके बाद सेकंड पोर्शन है कॉक्लिया, ठीक है। तो ये दो स्ट्रक्चर्स है आपके पास, जिसमें से पहले फोकस कर रही हूँ मैं इस पोर्शन पे, अब पर वाले, दैट इज वेस्टिबुलर अपरेटस। तो बच्चे वेस्टिबुलर अपरेटस वो स्ट्रक्चर है जो हमारी बॉडी में बैलेंस को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो बैलेंस को डिटरमाइन करेगा, तो वेस्टिबुलर अपरेटस इट कंटेन्स और इट इंक्लूड्स, सबसे पहला तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स, हमने कहा था ना इस पोर्शन के ऊपर वाला वेस्टिबुलर अपरेटस है, तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो आपको प्रॉपर्ली विजिबल दिख रही है। तो बच्चे सेमी सर्कुलर कैनाल्स के बेस पे आप अरेंजमेंट देख रहे हो, स्वोलन है ना थोड़ा सा, इस स्वोलन स्ट्रक्चर को एम्प्यूला कहा जाता है। दिस एम्प्यूला हैज सेंसरी ऑर्गन्स कॉल्ड एज क्रिस्टे। इस एम्प्यूला में कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर्स रहते हैं जिसे क्रिस्टे कहा जाता है, और पूरा नाम क्रिस्टे एम्प्यूलरिस। और बच्चे ये बैलेंस सेंस करने में हेल्प करते हैं। कैसा स्ट्रक्चर है, कैसा अरेंजमेंट है, उनके बारे में भी बात करते हैं। तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स have swollen ends called as ampulla which contains cristae, जो क्रिस्टे कंटेन करते हैं। और बच्चे दिस क्रिस्टे हेल्प्स इन सेंसिंग, और इट हेल्प्स इन सेंसिंग डायनामिक बैलेंस, यानी कि जब आप चल रहे हो उस टाइम पे आपकी बॉडी के बैलेंस स्टेट को एनालाइज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो एनालाइज करने में हेल्प करेंगे ये स्वोलन स्ट्रक्चर, बैलेंसिंग स्टेट को आपकी बॉडी की, कि आपका पोस्चरल अलाइनमेंट कैसा है, बैलेंस कैसे करना है मूवमेंट के दौरान। तो बच्चे अब उसके बाद आ गए ये स्ट्रक्चर, इनके बारे में स्वोलन साक लाइक स्ट्रक्चर, सब इनके बारे में बात कर ली है। सो बच्चे अब हमने यहाँ पे बात की इन एम्प्यूला की, अब यूट्रिकुलस और सेक्यूल की बात करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं बताती हूँ एक्चुअली क्या चीजें हैं जो बैलेंसिंग में हेल्प कर रही है, बैलेंसिंग को सेंस करने में हेल्प कर रही है। सो बेटा अब हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर है सेमी सर्कुलर कैनाल के बाद ओटोलिथ ऑर्गन। ओटोलिथ मेम्ब्रेन की वजह से कहा जा रहा है। तो ओटोलिथ ऑर्गन includes saccule and utricle. It includes saccule and utricle. और बच्चे इन दोनों के पास एक सेंसरी स्ट्रक्चर है, दैट इज मैक्यूले, ठीक है। मैक्यूले वो सेंसरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, टू सेंस स्टैटिक बैलेंस। जब आप बैठे हुए हो, रेस्ट कर रहे हो, उस दौरान आपके पोस्चर और बैलेंस को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है ओटोलिथ ऑर्गन, यानी कि सेक्यूल एंड यूट्रिकल। तो मूव में करते हुए सेमी सर्कुलर कैनाल्स का एम्प्यूला और अल्टीमेटली मैक्यूले ड्यूरिंग योर स्टैटिक अरेंजमेंट। तो बच्चे ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से सेंस कर पा रहे हैं अरेंजमेंट को? बच्चे दे एक्चुअली हैव हेयर सेल्स to sense
बॉडी बैलेंस। बॉडी की बैलेंसिंग स्टेट को एनालाइज करने के लिए इनके पास हेयर सेल्स होते हैं। तो बच्चे इसके लिए मैं बना रही हूँ क्रिस्टे। पहले तो क्रिस्टे हम बात कर रहे थे ना, क्रिस्टे एम्प्यूला में रहते हैं, यानी कि सेमी सर्कुलर कैनाल के सोलन बेसिस में। तो बच्चे अब हमारे पास क्रिस्टे का स्ट्रक्चर हेयर सेल्स के साथ कैसा होता है, काम कैसे कर रहा है, वो भी हम डिटरमाइन करेंगे बेसिकली। तो अब क्रिस्टे और मैक्यूला जो है वो दोनों सेम बेसिस पे काम करते हैं, दोनों के पास हेयर सेल्स होते हैं। बट इफ विल टॉक अबाउट क्रिस्टे, तो क्रिस्टे का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। तो बच्चे यहाँ पे कुछ आपको सेंसरी स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। सपोर्टिंग सेल्स भी हैं एंड ये आ गए यहाँ पे हेयर सेल्स। ठीक है, इस तरीके से हेयर सेल्स होते हैं। और क्रिस्टे के केस में बच्चों आपको एक जेली लाइक और जेलेटिनस शीट देखने को मिलेगी जो इन हेयर सेल्स को प्रॉपरली अलाइनमेंट में रखते हैं। इस तरीके से जेलेटिनस इस तरीके से जेलेटिनस शीट है जो इन हेयर्स को, हेयर सेल्स के हेयर को प्रॉपर अलाइनमेंट में रखते हैं। जो दीज सेल्स, दीज आर हेयर ऑफ सेल, दीज आर हेयर सेल्स। और ये है हमारे पास नर्वस अरेंजमेंट। हेयर सेल में हमारे पास टेंडेंसी होती है, नर्वस नेचर के होते हैं। तो बच्चे ये जो अल्टीमेटली ये नर्व्स हैं, जो इनके एंड्स हैं, तो ये नर्व बनाएंगे कॉमनली मैक्यूला से भी आने वाली जो नर्व्स होती है वो अल्टीमेटली ज्वाइन करती है और वेस्टिबुलर नर्व बनाती है, वेस्टिबुलर रीजन से वेस्टिबुलर नर्व। ठीक है, तो बच्चे अब हेयर सेल्स है। अब क्या होता है बेटा, जैसे हम मूव कर रहे हैं तो क्रिस्टे क्या कर रहे हैं, डायनामिक बैलेंस को सेंस करने में हेल्प करते हैं। तो बच्चे जैसे हमने कहा कि हमारे पास क्या रहता है, लिम्फ रहता है, लिम्फेटिक अरेंजमेंट रहता है। ठीक है, मेम्ब्रेनस और बोनी लेबरिंथ रहता है, दोनों में लिम्फ है। तो अकॉर्डिंगली जब हम मूव करते हैं ना, तो ये फ्लूइड के प्रेजेंस में हेयर सेल्स जो है वो टिल्ट करेंगे इस साइड अकॉर्डिंगली, जितना भी उन्हें मूव करना है बैलेंस के अकॉर्डिंग। तो बच्चे जब हेयर सेल्स मूव करते हैं ना इस शीट के अकॉर्डिंग, तो बॉडी जो है उसे पता चल जाता है, क्योंकि यहाँ पे डीपोलराइजेशन इनिशिएट हो जाएगी। ये डिपोलराइजेशन जो है वो अल्टीमेटली मैसेज लेकर जाएगी ब्रेन तक कि बॉडी जो है वो इतनी टिल्ट कर गई है या इतनी टर्न कर गई है, जिसके अकॉर्डिंग बॉडी को पता चल जाता है कि हम प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं है। ठीक है, तो प्रॉपर अलाइनमेंट को सेंस करने के लिए ये हेल्प कर रहे हैं ड्यूरिंग मूवमेंट। वैसे ही हमारे पास बिल्कुल सेम नियरली अरेंजमेंट के साथ मैक्यूले रहते हैं। मैक्यूले के केस में भी थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर है, लेकिन एस्पेक्ट इसका सेम है काम करने का। तो बच्चे इसमें भी सेंसरी ऑर्गन है, यानी कि हेयर सेल्स है। ठीक है, ये हेयर सेल्स है, इसके ऊपर ओटोलिथ मेम्ब्रेन रहेगी प्रॉपरली, ओटोलिथ मेम्ब्रेन, और ये आगे हेयर सेल्स। तो मतलब बैलेंस, यानी कि जब आप बैठे हुए हो तो बैठने के दौरान, रेस्टिंग के दौरान, जब आप मूव नहीं कर रहे तो उस दौरान आपकी बॉडी किस तरीके से अलाइंड है, किस तरीके से आप रेस्ट कर रहे हो, बैठे हो, सेटल्ड हो, तो ये सेंस करता है। इसमें भी अगर हेयर जो है, हेयर सेल्स के कितने मूव कर रहे हैं, कितने टिल्ट कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली मैसेज ब्रेन के पास जाता है। तो अगेन ये वाली नर्व्स और ये वाली नर्व्स सारी कॉमनली वेस्टिबुलर रीजन से निकलती है टू फॉर्म वेस्टिबुलर नर्व। तो वेस्टिबुलर नर्व जो है आपकी बैलेंसिंग का अरेंजमेंट लेकर जाता है।
तो वेस्टिबुलर नर्व जो है वो बैलेंस स्टेट का मैसेज लेकर जाता है ब्रेन के पास और अकॉर्डिंगली बताता है कि हम इतना टर्न करेंगे तो हमारी बॉडी अलाइन रहेगी, हम इतना स्टेट में है, इस बैलेंस स्टेट में है, सब कुछ ठीक है। तो ये है हमारे पास सबसे पहला स्ट्रक्चर, यानी कि इंटरनल एयर का वेस्टिबुलर रीजन, जो बॉडी का बैलेंस स्टेट देखेगा कि बैलेंसिंग कैसे हो रही है, बाकी बॉडी बैलेंस किस फॉर्म में होगी, कितना टर्न करोगे, कितना टिल्ट करोगे, तो बैलेंस रहेगी। पर बच्चे दूसरा मेन फंक्शन यानी कि हमारे पास लिसनिंग का, हियरिंग का, तो बच्चे वो काम है सिर्फ और सिर्फ कॉक्लिया। वहां पे विंडोज जो है उनके बारे में भी बात करनी है और उसका इंटरनल अरेंजमेंट कैसा है उसके बारे में भी बात करनी है। साउंड कैसे मूव करती है वो भी जानेंगे, मूव कैसे करेंगे, पूरा फंक्शन कैसे होगा। तो इसके बाद अब कॉक्लिया। So बच्चे now the next structure and the final one, that is cochlea, जहां से ऑडिटरी नर्व्स निकलती है और जो भी हम सुन रहे हैं उसका मैसेज आगे पहुंचाती है। So बच्चे कॉक्लिया जो है हमने कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर पढ़ा था, अभी देखा हमने जस्ट कि कॉक्लिया जो है वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारी कॉइलिंग हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे हमने विंडोज देखी थी, फेनेस्ट्रा रोटुंडा एंड फेनेस्ट्रा ओवेलिस। ओवेलिस जो है वो मेन विंडो थी जो कि मैसेज आगे पहुंचा रही थी, ठीक है। सो बच्चे अगर मैं इस कॉक्लिया को ओपन कर दूं, ये आगे हमारे पास मिडल एयर, ठीक है, अगर इसको ओपन कर दूं तो हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर आ जाता है। ये ठीक है, हमने बिल्कुल ओपन कर दिया इसको, स्पाइरल फॉर्म में नहीं। इंटरनली अब हमारे पास ये आ गया स्टेपिस, तो ये आ गया मेरे पास स्ट्रक्चर्स, ये आ गया फॉर द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर है और मैं अभी एक मार्जिन और बना रही हूँ एक साथ, जस्ट टू शो द मेम्ब्रेनस लेवल। तो बच्चे ये आ गया हमारे पास बोनी लेवल, और ये आ गया मेम्ब्रेनस लेवल, इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और बच्चे ये पोर्शन है हमारे पास पूरा, और ये ठीक है। तो ये बाहर वाला आउटर पोर्शन होगा, हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया तो बाहर वाला पूरा पोर्शन जो है ये एंडोलिम से फिल रहेगा, तो ये और ये बाहर वाला पोर्शन है। एक्चुअली देखा जाए तो ये सर्कुलर है पूरा, ये पूरा सर्कुलर है। हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया तो हमें ये और ये दिखा, ठीक है। हमें इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेकर इसको कट करके हम इंटरनल वाला पोर्शन देखें, ठीक है। तो ये पूरा बैक साइड से ऐसे करके पूरा सर्कल है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे पेरिलिम्फ और यहाँ पे पेरिलिम्फ रहने वाला है, ठीक है, और बीच में रहेगा मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर एंडोलिम्फ। दिस वन इज पेरिलिम्फ, पेरिलिम्फ एंड एंडोलिम्फ, ठीक है। तो बच्चे होता क्या है, ये विंडो जो आपको जो दिख रही है ये है फेनेस्ट्रा ओवेलिस, क्योंकि यहाँ पे स्टेपिस एंड हुआ है, और यहाँ पे है फेनेस्ट्रा रोटुंडा, ठीक है। सो बच्चे होता क्या है, जब भी वाइब्रेशन पहुंचती है तो मैलस, इनकस और स्टेपस, मैलस और इनकस के बीच में हमने बात किया कि हिंज जॉइंट है, और इनकस और स्टेपस के बीच में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बच्चे ये जॉइंट की हेल्प से अभी बोन्स मूव करती हैं और साउंड वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करके इस डायरेक्शन में भेज देती है, यानी कि पेरिलिम्फ के थ्रू यहाँ पे यहाँ तक, ठीक है। तो साउंड वाइब्रेशन यहाँ से मूव करती हुई जाती है, यहाँ से मूव करती है, तो पेरिलिम्फ के थ्रू साउंड वाइब्रेशन, साउंड वेव्स मूव करेंगी। तो बच्चे बाय द टाइम जब वो यहाँ से मूव कर रही है तो ये वाला जो बेसल वाला रीजन है ना, बेसल वाला मेम्ब्रेन है, ये वाला पोर्शन मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ ये पूरा है, पर मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ का जो बेसल वाला पोर्शन है ना ये वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाती है। और साउंड वाइब्रेशंस फेनेस्ट्रा ओवेलिस से शुरू हुई थी, ये फेनेस्ट्रा ओवेलिस है, यानी कि ये विंडो जहां से
साउंड वाइब्रेशन अंदर आई थी, पर फेनेस्ट्रा रोटुंडा में खत्म हो जाएगी साउंड वाइब्रेशन आकर। फेनेस्ट्रा रोटुंडा यहाँ पे आके खत्म हो जाएंगे, बट बाय द टाइम जब वो यहाँ पे मूव कर रही है तो ये बेसल वाले रीजन को, मेम्ब्रेन को, उसको वाइब्रेट करती हुई जाएगी, जिसकी वजह से मैसेज जो है वो ब्रेन तक पहुंचेगा। ठीक है, पर ऐसा क्या है यहाँ पे जिसकी वजह से मैसेज ब्रेन तक पहुंचा? तो यहाँ से वाइब्रेशन पेरिलिम्फ के थ्रू आगे मूव कर रही है। एंडोलिम्फ जो है वो मेम्ब्रेनस, ये वाला पूरा मेम्ब्रेनस लेबरिंथ है, इसके थ्रू पहुंचा, इसके थ्रू हमारे पास मैसेज पहुंचने वाला, वो भी बेसल वाली मेम्ब्रेन के। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, हम एक बार सेक्शन लेंगे, इसका क्रॉस सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया था ना, अब कॉक्लिया का क्रॉस सेक्शन लेंगे। तो क्रॉस सेक्शन जो है उसमें अगर आप देखोगे तो आपको अलग अलग अरेंजमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर है कॉक्लिया का। कॉक्लिया का क्रॉस सेक्शन जो है वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाता है। ठीक है, इस तरीके का सेक्शन दिखेगा, जिसमें से हमारे पास ये वाला पोर्शन जो है ये एंडोलिम्फेटिक स्ट्रक्चर है, ये वाला। ठीक है, और ये बाहर वाले ये दो दिख रहे हैं, पीछे से जुड़े हुए हैं, तो बच्चे ये हमारे पास पेरिलिम्फ वाला पोर्शन दो, ये। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं। ठीक है, और ये पोर्शन नहीं दिखा रहा, ये अलग है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, और ये वाला पोर्शन जो इन दोनों स्ट्रक्चर को एंड से जोड़ रहा है, इसको हेलिकोट्रेमा कहते हैं, हेलिकोट्रेमा, यहां से जुड़ा। ठीक है, अब बच्चे ये ऊपर यहां से वाइब्रेशंस आई है, ये वाला पोर्शन, ये जो आप देख रहे हो, ये वाला पूरा पोर्शन ये है, ये इसे कहा जाता है स्केला वेस्टिबुलर। तो ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये है स्केला वेस्टिबुलर। हेलिकोट्रेमा को पास करने के बाद ये वाला रीजन जो आपको नीचे लोअर दिख रहा है, ये है स्केला टिम्पेनर। ठीक, तो स्केला वेस्टिबुलर, स्केला टिम्पेनर, तो आप देख रहे हो पीछे से कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से पोर्शन हम देख रहे हैं ना, इस तरीके से बैक साइड से, तो वो नहीं हमें दिख रहा। ठीक है, तो यहाँ से कनेक्शन नहीं है, एंड से कनेक्शन। तो स्केला वेस्टिबुलर एंड स्केला टिम्पेनर। तो बच्चे हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे वाइब्रेशन मूव कर रही है, यहाँ से टर्न लिया और यहाँ से टिम्पेनस वापस, यहाँ से आई आगे तक आई, इस तरीके से हेलिकोट्रेमा से टर्न लिया और यहाँ से बैक साइड से जा रही, इस तरीके से मूवमेंट होगी। ठीक है, तो ये आ गया पूरा पोर्शन बाहर बोनी लेबरिंथ का, और ये वाला है मेम्ब्रेनस लेबरिंथ। ठीक है, ये बोनी लेबरिंथ है बाहर, ये मेम्ब्रेनस लेबरिंथ है। स्केला वेस्टिबुलर से इंपल्स यहाँ पे आई और स्केला टिम्पेनस यहाँ पे हेलिकोट्रेमा आया, टर्न हुआ, ये देखो टर्न हुआ हम। ठीक है, और अल्टीमेटली स्केला टिम्पेनस वापस जा रही है। हम देख रहे हैं कि ये आपस में कनेक्टेड है, स्केला वेस्टिबुलर और टिम्पेनस। ठीक है, लेकिन हेलिकोट्रेमा पोर्शन से, यानी कि आगे से। अगर आप इस तरीके से इसको पोर्शन देखोगे, पीछे से कनेक्टेड नहीं दिख रहा। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों रीजन में बेटा पेरिलिम्फ तो है, पेरिलिम्फ है, लेकिन ये बैक पोर्शन से जुड़ा होगा हेलिकोट्रेमा से। तो बच्चे अब हमारे पास इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन, यानी कि मेम्ब्रेनस लेबरिंथ, ये वाला और ये वाला। तो मेम्ब्रेनस लेबरिंथ में जो अपर वाली मेम्ब्रेन है उसे कहा जाता है रेस्टिनस मेम्ब्रेन, ये है रेस्टिनस मेम्ब्रेन, और ये है बेसिलस मेम्ब्रेन, ये वाला लोअर पार्ट, बेसिलस मेम्ब्रेन। तो बच्चे ये दोनों मेम्ब्रेन है जो मेम्ब्रेनस लेबरिंथ बना रहे हैं बेटा, इसके अंदर ये वाला पोर्शन में एंडोलिम्फ रहने वाला है। ठीक है, ऑब्वियसली ये वाला पोर्शन। तो जैसे हमने कहा कि वाइब्रेशन जब मूव कर रही है तो बेसिलस मेम्ब्रेन को, यानी कि ये वाली मेम्ब्रेन को मूव करते हुए वाइब्रेट करती हुई जाएंगी। तो ऐसा क्या स्ट्रक्चर है यहाँ पे जिसकी वजह से ये मेम्ब्रेन जो है वो सेंसरी हो जाती है? तो बच्चे इस रीजन में एक ऑर्गन होता है जिसे ऑर्गन ऑफ कॉटाई कहा जाता है। तो ऑर्गन ऑफ कॉटाई जो है बेटा वो सेंसरी रीजन है, इसमें हेयर सेल्स रहते हैं बेटा।
ठीक है, इसमें सेंसरी सेल्स है लाइक दिस, ठीक है, सेंसरी सेल्स है और सेंसरी सेल्स के अलावा इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन रहती है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये हेयर सेल्स आ गए। तो देखो ये है हमारे पास ऑर्गन ऑफ कॉर्डा, ये है सेंसरी पार्ट जिसकी वजह से हमारे पास बेसिलर मेम्ब्रेन जो है वो सेंसरी हो जाती है। ये है इसकी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन और ये है ऑर्गन ऑफ कॉर्डा टेक्टोरियल मेम्ब्रेन और ये आगे से हेयर सेल्स। तो बच्चों होता क्या है, जैसे जैसे वाइब्रेशन साउंड वाइब्रेशन यहाँ से पास कर रही है इस जगह से, तो ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो है इसकी हेयर सेल्स मूव कर रहे हैं अकॉर्डिंगली। अब टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के हिसाब से ये हेयर सेल्स का टिल्टिंग कितना होता है, ये मैसेज जो है इस ऑडिटरी नर्व्स के फॉर्म में, ये ऑडिटरी नर्व्स जो यहाँ से निकल रही है इस फॉर्म में आगे बढ़ जाता है और ब्रेन तक पहुंच जाता है। तो ऑडिटरी नर्व जो है वो आगे मैसेज पहुंचाती है ब्रेन को कि हेयर सेल्स के हेयर जो है वो इतने टिल्ट किए इतने टिल्ट किए टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के हिसाब से, जिस तरह का टेक्टोरियल मेम्ब्रेन का अलाइनमेंट है उसके हिसाब से वो इतना टिल्ट की और वो मैसेज और वो वाइब्रेशंस जो है वो ब्रेन तक पहुंच जाती हैं और अल्टीमेटली वो मैसेज फ्रेम कर लेता है कि वाइब्रेशंस जो है किस तरीके की है और इंसान कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो मतलब सारा काम जो है सारा खेल जो है वो हेयर सेल्स का और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारे पास कॉक्लिया। तो कॉक्लिया जो है वो हियरिंग में हेल्प करता है, इट्स फॉर हियरिंग, और हियरिंग में हेल्प कर रहा है ऑर्गन ऑफ कॉर्डा, ठीक है। सो जस्ट मूवमेंट ऑफ हेयर सेल्स led to depolarization of nerve and message और information reaches brain, तो अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन ब्रेन तक रीच कर जाती है। तो ये है पूरा फंक्शन बेटा, ठीक है।